आज का जो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें आपको पूरा एक बार फॉर्मेट को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकें। और एक जो हार्ड क्वेश्चन होगा इसमें सारे पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट हम यहाँ आपको क्लियर करेंगे। ये टॉपिक आपके जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर में उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एमकॉम में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम टॉपिक चालू करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमको 3 एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करनी होगी जो आपने 12th में स्टार्टिंग में भी पढ़ा और अब हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर रहे हैं, फिर इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले 3 हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। एक हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम सबसे पहले आज जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि जो नेट प्रॉफिट जो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में दिया होता है, वो नेट प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट पहले से माइनस हो चुके होते हैं, टैक्स हम माइनस कर चुके होते हैं, तब जो प्रॉफिट हमारे पास आता है जिसमें से हम डिविडेंड भी पे कर चुके होते हैं, रिजर्व में भी फ्यूचर के लिए रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में शो होता है। इसीलिए सबसे पहले उस प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना होगा और उसको निकालना होगा, क्योंकि आफ्टर प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद दिया होगा उसको हम पहले निकालेंगे बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकाल इसको देखिएगा। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ है, मेरा आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले इसको हम जब बिफोर में बदलेंगे तो पहले जो चीज़ें हम पहले से माइनस कर चुके हैं उसको पहले हम उसमें ऐड करेंगे, तो हम उसको निकाल रहे हैं बिफोर एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले नंबर पे हमने जो सबसे पहले माइनस किया होगा वो टैक्स किया होगा, तो पहले वही टैक्स हम उसमें प्लस कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स याद रखेंगे आप लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा या तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कॉलम में शो दिया होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का भी दिया होगा और प्रीवियस ईयर का भी दिया होगा। अगर इसके लिए कोई नीचे एडजस्टमेंट शो नहीं है तो सिंपल सा क्वेश्चन उठता है, केवल करंट ईयर का जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स इस ईयर जो हमने प्रोविजन बनाया है करंट ईयर में, वो करंट ईयर का प्रोविजन पहले हम उसमें प्लस कर देंगे। और अगर इसके लिए कोई एडजस्टमेंट में भी पॉइंट दिया है कि न्यू प्रोविजन मेंटेन कर लिया या कोई टैक्स पेड का दिया हुआ है, तो उसके लिए अभी हम इस फॉर्मेट को पूरा बना लेते हैं, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के आपको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बाद आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जो कि हमने प्रपोज किया था लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में जो प्रपोज किया उसका पेमेंट हमको करंट ईयर में करना पड़ा होगा, और जो करंट ईयर में प्रपोज किया है इसका पेमेंट अब नेक्स्ट ईयर होगा। इसीलिए जो करंट ईयर में जो प्रपोज किया है उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट होगा अब नेक्स्ट ईयर। और इस ईयर जो हम ट्रीट करेंगे वो कौन सा, जो लास्ट ईयर हमने प्रपोज किया है उसको इस ईयर हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे चूंकि हमने पे कर दिया होगा इसीलिए उसको हम यहाँ प्लस करेंगे प्रीवियस ईयर का। इसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे हम जो करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए रुपए रिजर्व में भी ट्रांसफर किए होंगे, तो उसको ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना रुपए हम रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। और आखिरी में हम कोई ऐसा डिविडेंड जो मिड सेशन में डिक्लेयर किया हो, एंट्री डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, ऐसा डिविडेंड भी उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तब जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स
पहले हमने इसकी कैलकुलेशन करी है कि हमने ये निकाल लिया है, क्योंकि जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में था वो आफ्टर एडजस्टमेंट था। पहले हमने उसको क्या निकाला है, बिफोर एडजस्टमेंट पहले हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। जब मेरा प्रॉफिट बिफोर में कैलकुलेट होकर आ गया है, अब हम इसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वो खर्चे जो P&L में हमने डेबिट साइड में शो कर दिए हैं, जबकि वो खर्चे हमारे ना तो बिजनेस ऑपरेट करने के खर्चे थे और ना ही वो कैश एक्सपेंसेस था। तो ऐसे खर्चे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या ऐसे खर्चे जो बिजनेस ऑपरेट करने के नहीं हुए हैं, उन खर्चों को पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस। जैसे नॉन कैश आइटम अगर हम बोले, नॉन कैश आइटम्स माने ऐसा आइटम्स हमारे खर्चे जो कैश में नहीं होते, और बोले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं, आप एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे नॉन कैश में पहला खर्चा आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा कभी भी कैश में खर्च नहीं होता। इसके बाद जो हमारे रिटन ऑफ होते हैं, जैसे पेटेंट रिटन ऑफ, हमारा ट्रेडमार्क रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, अब ये हमारे रिटर्न ऑफ वाले पॉइंट हुए हैं। अब कुछ और चीजें देखते हैं। इशूड एक्सपेंसेस हमारे रिटर्न ऑफ, हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी स्टार्ट करने के जो खर्चे होते हैं, जो खर्चा हमारा प्रमोटर करता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसको भी रिटर्न ऑफ अगर हमारा हुआ है तो वो हमारा। अब आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और हम क्या शो कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हमने जो अपनी एसेट्स बेची है उसको बेचने में अगर कोई भी लॉस हुआ है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, प्लस। थोड़ी जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए हम इसको यहाँ शो कर रहे हैं। देखिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। इसके बाद मार्केट में हमने डिवेंचर जो हमारे इशू हुए हैं, सॉरी डिवेंचर इशू हुए हैं, तो उस डिवेंचर पर हमारा इंटरेस्ट लगा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसको भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसको प्लस करने के बाद जो निकल के आता है इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स यानी हमने जो अपनी एसेट्स बेची हैं उसको बेचने में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी हमारा बिजनेस का नहीं है, कंपनी का नहीं है, क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट कौन सा होता है, जो कंपनी का जो गुड्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उसको जब बेचेंगे वो प्रॉफिट कंपनी का होगा, लेकिन ये प्रॉफिट कंपनी का नहीं। उसकी फिक्स्ड एसेट बेचने से या तो लॉस हो सकता है या उसको बेचने से प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। इसके बाद कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड दिया हो तो उसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे। इसके बाद अगर कंपनी ने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको लीज किराए पर उठा दिया है तो रेंट रिसीव्ड हुआ है तो उसको भी माइनस कर देंगे। अब ये जो हमारा निकल के आया है, ये जो निकल के आया है CFO निकल के आया है बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल से पहले का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आया है। इसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं देखना, कुछ वर्किंग कैपिटल के पॉइंट को समझिए। इंक्रीज इन करंट एसेट्स,
हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, हमारे पास से रुपये आउटफ्लो हो रहा है, हमारे डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स। डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारी जो करंट डेटर्स थे या अदर्स थे उनसे हमारे पास कैश आया होगा, इसलिए डिक्रीज हुआ यानी इनफ्लो हुआ। हमारे पास इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है यानी हमने उधार लिया किसी से शॉर्ट टर्म, उधार लेंगे तो कैश मेरे पास आया यानी फिर रुपये मेरे पास आउटफ्लो होगा, इनफ्लो सॉरी। और इसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, पेमेंट करेगा तो कैश मेरे पास से आउटफ्लो। ये जो निकल के आता है इसमें से माइनस कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ये हम माइनस करते हैं और किस ईयर का करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग माइनस कर देते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स पेड किया है उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा निकल के आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कुछ चीज़ें जो अभी हमें इसको समझनी है, खास तौर पे ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स का, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कभी कभी हमें अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन उठता है कि कब हमें अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और कब बिना अकाउंट्स के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, कुछ चीज़ें यहाँ में थोड़ी और समझानी है, जैसे खास तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स होता है। ऐसे ही बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को हमारी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में अभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता करंट एसेट से। कभी पाया हुआ, कभी इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है तो आप उससे यही कहेंगे हमारा करंट एसेट्स ही होता है, लेकिन यहाँ उसको जो हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं। इसीलिए उसका यूज जब हम तीनों एक्टिविटीज निकाल लेते हैं उसके बाद फॉर्मेट में सबसे लास्ट में यूज करते हैं। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है यानी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब उसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शो करते हैं और ये मानते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हुआ है यानी कैश हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी उसका यूज भी हम लोग यहाँ में करके अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में करते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट जो है वो हमारा फॉर्मेट होता है किस चीज़ का, होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब केवल हम आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओके, तो उसके लिए हम इसको पहले रफ करते हैं। आप लोग एक बार इसको फेयर में एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम उसका फॉर्मेट आपको और दिखाते हैं। प्लीज इसको देखिए। ठीक है, तो अब हम इसका आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम एक अकाउंट आपको और बना के दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा, इसको समझिए। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनेगा, पहली बात ये आती है बनेगा कब, तो याद रखिएगा जब इसके लिए कोई एडजस्टमेंट हमारा गिवन है, ये आपको लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा है ड्यूरिंग द ईयर न्यू प्रोविजन फॉर टैक्स मेंटेन हुआ है, तब हमको अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा आप उसको देखिएगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लायबिलिटी है और हम जानते हैं लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, इसीलिए भाई ओपनिंग बैलेंस हमारा ये निकल के आया ब्रॉट डाउन। सपोज ये 40,000 का था तो फिर भी हम अपने से बढ़ते हैं। इसके बाद ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस, कि अब मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने मेंटेन किया है वो हमारा कितने का हो गया है, सपोज ये हो गया है 45,000 का। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि टैक्स पे हुआ है तो टू बैंक अकाउंट खर्चे है, पेमेंट डेबिट साइड में आएगा। ये हमारा टैक्स पेड है, बैंक से हमने इसको पे कर दिया है। मान लो 45,000 का हमने पे कर दिया, 45,000 का हमने पे कर दिया और 45,000 अभी भी मेरे पास
रखा हुआ है प्रोविजन का, इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल मिलाकर 90,000 ये टोटल है, 40,000 पहले से मेंटेन कर रखा था हमने। तो अब इस ड्यूरिंग द पीरियड में न्यू हमने प्रोविजन कितना मेंटेन किया है। वैसे तो नाम इसका न्यू प्रोविजन है, अब चूंकि अकाउंट में अकाउंट का नाम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम न्यू प्रोविजन के नाम से न लिखकर इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग कहाँ लिखाएंगे, CFO में, और इसको हम पेमेंट साइड यानी यहाँ टैक्स पेड के नाम से इसको यहाँ शो कर देंगे। ये तरीका है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का। तो हम समझते हैं कि शायद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी एक बार फिर से मिल चुकी है। आप इसको समझिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको दोबारा इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।